एपिसोड 41 टू 50। अध्याय 41। सैमुअल ने बड़े पर्दे पर 10 नई और खूबसूरत पोशाकें दिखाईं। एक ही नज़र में रोजमेरी ने कई कमियां देखीं। पहले वाले पर लगी लेस थोड़ी ज्यादा ही है। दूसरा तरीका है मैक्सी ड्रेस को मिनी ड्रेस में बदलना और वी नेक की जगह गोल नेक लगाना। तीसरे विकल्प में हेम को इस तरह बदला जा सकता है। रोजमेरी द्वारा सभी 10 पोशाकों का मूल्यांकन पूरा करने के बाद सभी लोग दंग रह गए। वे स्पष्ट रूप से उनकी पेशेवर दक्षता से प्रभावित थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मुख्यालय द्वारा भेजा गया व्यक्ति अविश्वसनीय होगा और उन्होंने इस लड़की को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता और बिना किसी प्रयास के समस्याओं की ओर इशारा किया। वह डिजाइन के क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छी जानकारी रखती होगी और उनसे भी कहीं अधिक। अन्यथा वह इतने कम समय में समस्याओं को कैसे पहचान पाती और बेहतर समाधान कैसे पेश कर पाती। सुश्री कॉलिंस, भले ही हमारे डिजाइन बेहतरीन हो, लेकिन जब कुछ सहकर्मी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो हम बेबस हो जाते हैं। कंपनी का माहौल हमेशा से ही ढीला ढाला रहा है। विरोध करने पर भी दूसरे आपको बहिष्कृत कर देंगे। पेशेवर कर्मचारियों और ज्ञान की कमी के कारण हम एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। मुख्यालय हमें बिना किसी उपयोग के अपने पास रखे हुए है, लेकिन वे हमें जाने देने की भी योजना नहीं बना रहे हैं। कई लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए समस्याओं की ओर इशारा किया। कंपनी में शामिल होने से पहले मैंने थोड़ी छानबीन की थी। रोजमेरी की नज़र पूरे कमरे में घूम गई। हमारी कंपनी उत्पाद डिजाइन, विकास, उत्पादन और विपणन को एकीकृत करती है। हम कुछ जिम्मेदारियां भी लेते हैं। अन्य कारखानों के लिए उत्पाद बनाने जैसे आउटसोर्स किए गए ऑर्डर। वर्तमान में कपड़ों, जूतों और बैगों के अलावा हमारे पास पुरुषों और महिलाओं के लिए स्कार्फ, धूप के चश्मे और अन्य संबंधित सामान भी उपलब्ध हैं। उत्पाद। लेकिन 1 साल बीत चुका था और कंपनी अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही थी। जाहिर है कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ देर पहले कंपनी का दौरा किया और पाया कि कुछ मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। वे आधुनिक युग के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्रय विभाग उन्हें 3 दिनों के भीतर बदल दे। इसमें कटिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, प्रिंटिंग मशीनें, नीडल डिटेक्टर, स्वचालित पैकेजिंग मशीनें आदि शामिल हैं। मैं एक विस्तृत सूची तैयार कर दूंगा। लोग इसे लेकर काफी उत्साहित थे। वे लंबे समय से इन मशीनों को बदलना चाहते थे। कंपनी 2 दिशाओं में आगे बढ़ रही है। हमें ऐसा काम करना होगा जिस पर हमें गर्व हो, और अपने वर्तमान विकास को बनाए रखने के लिए हमें अभी भी कुछ आउटसोर्स किए गए ऑर्डर लेने की आवश्यकता है। प्रबंधन में बड़ा फेरबदल होने वाला है, इसलिए तैयार रहें। जो कोई भी सहकर्मियों के साथ काम करने को तैयार नहीं है या जो काम में बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकता है, वह मानव संसाधन विभाग को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो बेझिझक मेरे कार्यालय में आ जाए। आज की बैठक यही समाप्त होती है। आप जा सकते हैं। रोजमेरी एक मजबूत और दबंग बॉस की तरह खड़ी हो गई। कई लोगों ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा और उन्हें यह आभास हो गया कि कंपनी में कुछ बदलाव होने वाले हैं और वे बदलाव बेहतर के लिए होंगे। अपने दफ्तर में वापस आते ही रोजमेरी का फोन वाइब्रेट करने लगा। दादाजी अल्बर्टो, ठीक है, मैं आपको अपनी लोकेशन भेज दूंगा। अवश्य। फोन रखने के बाद रोजमेरी ने अपनी लोकेशन भेजी। उसने अपना बैग चेक किया और पाया कि वह आज कोई कीमती सामान नहीं लाई है। उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ मशीनें याद आईं जो काम आ सकती थीं। इसी समय डिजाइन विभाग के प्रमुख सैमुअल और डिजाइनर मॉली नवीनतम डिजाइनों की जांच करने के लिए उत्पादन विभाग में आए। वे लोग बातें कर रहे थे तभी रोजमेरी वहां आ गई। मैं मशीनों का इस्तेमाल करूंगा, आप लोग अपना काम जारी रखें। उसने अपने सहायक डीन को ढेर सारे कपड़े लाने का आदेश दिया। उसे जिन रंगों की जरूरत थी उनमें से कई पहले ही इस्तेमाल हो चुके थे और कुछ कपड़े अनुपयुक्त थे, इसलिए उसे बार बार स्टाइल बदलने पड़ रहे थे। कुछ गड़बड़ होने के बाद, कुछ समय तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार उसने कुछ पोशाकें बनाई और झटपट वहां से चली गई। सैमुअल और मॉली ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। वे ये देखकर हैरान थे कि मिस कॉलिंस ने इतने कम समय में कई पोशाकें कैसे बना लीं, और पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से संपन्न हुई। बात यह थी कि सुश्री कॉलिंस के कपड़े गिरगिट की तरह थे। उन्हें काम करने के लिए किसी टेम्पलेट की भी जरूरत नहीं थी और उनके द्वारा बनाए गए डिजाइन बेहद खूबसूरत थे। लेकिन अफसोस, सुश्री कॉलिंस ने बहुत तेजी से काम किया। वे बस वहीं खड़े रहे, उन्हें ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला। आखिर ये मिस कॉलिंस कौन थी? वह इतनी बेहतरीन कैसे थी? आप कहाँ काम करते हैं?
जब कुछ समय बाद भी रोजमेरी ने उसके संदेश का जवाब नहीं दिया, तो उसने एक और संदेश भेजा, क्या आप कंपनी में अपने पहले दिन ठीक है? कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया था? रोजमेरी ने उसे एक जगह भेजी, और जब रोमियो ने देखा तो वह कोलिन्स परिवार के स्वामित्व वाली एक छोटी कपड़ों की कंपनी थी। वह सिर्फ 2 दिन पहले ही वापस आए हैं और उन्होंने उसे पहले ही एक कंपनी का प्रभारी बना दिया है। थकी हुई हो? रोमियो को उसकी चिंता हो रही थी। मैं थकी नहीं हूं, यह आसान है और कोई मुझे तंग नहीं कर रहा है। रोजमेरी ने एक ही सांस में जवाब दिया। क्या हम साथ में लंच करेंगे? अगली बार के लिए मैंने पहले से ही किसी और के साथ योजना बना ली है। एक लड़का। हाँ। उसकी प्रतिक्रिया देखकर रोमियो को फिर से अपने दिल में वही कड़वाहट और नाखुशी का एहसास होने लगा। कौन सा रेस्टोरेंट? मैं आपको छोड़ सकता हूँ। रोजमेरी ने जवाब में कोई जरूरत नहीं लिखा और फिर डीन की रिपोर्ट पढ़ने के लिए उठा ली और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर में रोजमेरी को दादा अल्बर्टो का फोन आया, और यह जानते हुए कि दादा अल्बर्टो नीचे हैं, उसने अपना बेसबॉल बैग उठाया और उनकी कार में बैठ गई। मिस्टर मैकमिलन, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? काल को उम्मीद नहीं थी कि मिस रोजमेरी अपने जैविक माता पिता को ढूंढने के तुरंत बाद ही अपने परिवार की कंपनी का कार्यभार संभाल लेंगी, और उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित रूप से मिस रोजमेरी ने मिस्टर मैकमिलन का लंच का निमंत्रण ठुकरा दिया और किसी और की कार में बैठ गई। गाड़ी की नंबर प्लेट अपरिचित लग रही थी। ये समरफील्ड के उच्च सामाजिक हलकों में रहने वाले किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती थी। उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी में कौन था, लेकिन अगर श्री मैकमिलन खुद पीछा करना चाहते हैं तो कार में एक आदमी होना ही चाहिए। हमें उनकी कार का पीछा क्यों करना चाहिए? रोमियो का लहजा उपेक्षापूर्ण था। हम तो बस खाने की जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति। इसी समय कार में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने रोजमेरी को देखा और थोड़ा उत्साहित होकर बोला, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखना अब बहुत मुश्किल है। तुम्हारी दादी अब कैसी हैं? रोजमेरी ने उसे सामान्य स्थिति के बारे में बताया और अल्बर्टो रोलिंस की आंखों में आंसुओं की एक झलक देखी। जब तुम समरफील्ड में अपनी दादी और उस बूढ़े जेम्स की देखभाल कर रहे हो तो मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। अल्बर्टो और ग्रेस हैरिस एक समय में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अल्बर्टो गरीब परिवार से था और ग्रेस का परिवार उसे नीची नज़र से देखता था, इसलिए उन्होंने उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। अंततः अल्बर्टो असहाय होकर उस महिला को देखता रहा। जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था उसे स्थानीय धनी परिवार हैरिस परिवार में शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने कड़ी मेहनत की और व्यापार जगत में अपना नाम कमाया। अंततः अपने व्यवसाय को विदेश ले जाने में सफल रहा, जहां उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की। बाद में जब उन्हें लगा कि उनका करियर सफल हो गया है तो वे ग्रेस को ढूंढने के लिए उस छोटे शहर में लौट आए और उन्हें एक अंगूठी भी दी, ये वादा करते हुए कि वे इस अंगूठी के साथ उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे। अध्याय 42। किसने सोचा होगा कि एक गर्मी के मौसम में ग्रेस ने रोजमेरी को यह अंगूठी दी और उसे ढूंढने के लिए कहा, साथ ही उससे कुछ बातें सिखाने के लिए भी कहा। वह व्यापार जगत का धुरंधर था और उसके कई दोस्त बेहद प्रभावशाली थे। ग्रेस के लिए अल्बर्टो जीवन भर अविवाहित रहे। उन्होंने रोजमेरी को अपनी पोती की तरह माना और उसे व्यापार की बारीकियां सिखाईं। उनके दोस्तों ने भी रोजमेरी को चिकित्सा के कुछ सुझाव दिए, और संगीत, शतरंज और चित्रकला में निपुण कुछ लोगों ने भी रोजमेरी को बहुत पसंद किया और उसे अपने जीवन का ज्ञान दिया। रोजमेरी ने निराश नहीं किया, उसने वह सब कुछ सीख लिया जो उन्हें सिखाया गया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि रोजमेरी ने अपनी सारी गर्मी और सर्दी की छुट्टियां बूढ़े लोगों के इस समूह के साथ बिताईं। आज वह जिस मुकाम पर है वह सब इन पूर्व छात्रों के अथक प्रयासों और उसे पढ़ाने की बदौलत है। तुम कब स्नातक हो रहे हो? तुम्हें अपने दादाजी की मदद करना शुरू कर देना चाहिए। अल्बर्टो को अपनी उम्र का एहसास हुआ। मेरे कोई बच्चे या पोते पोती नहीं है, तुम ही मेरे इकलौते वारिस हो। नहीं, रोजमेरी सचमुच बहुत व्यस्त थी, खासकर अब जब केनेथ उसे एक और कंपनी सौंप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तुम ही मेरे इकलौते बचे हुए परिवार हो, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? अल्बर्टो हंस पड़ा। अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो तुम अपने देश वापस क्यों नहीं चले जाते? खैर, विदेशों में उनका कारोबार स्थिर था। अगर वे समरफील्ड में बस जाते तो वे अक्सर उनसे मिलने आ सकते थे। लेकिन अल्बर्टो ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा नहीं लगेगा। ग्रेस के साथ उसके अतीत के बारे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि इटली को भी नहीं पता था कि उसकी माँ इतने बड़े आदमी को जानती है।
उनका निधन कम उम्र में ही हो गया, लेकिन वे तुम्हारी दादी की बहुत परवाह करते थे। उनके निधन के बाद मैं उनसे मिल नहीं पाया। दूर से ही उनकी देखभाल कर पाना और उनके बारे में खबरें मिलना ही मेरे लिए काफी है। अल्बर्टो ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। अब उन्हें इस बात से तसल्ली थी कि रोजमेरी का पालन पोषण उनके परिवार ने इतनी अच्छी तरह से किया था कि वह उनका कारोबार संभाल सकती थी। कार गवर्नमेंट गार्डन पहुंची। रोजमेरी ने कार का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकलने में मदद की। मैंने तुम्हें बचपन में अपना ख्याल रखने के लिए कहा था, तुमने कभी नहीं सुना। देखो अब तो वह बूढ़ा हो गया है, वह ठीक से चल भी नहीं पाता। अल्बर्टो मुस्कुराया, उसके सहारे से पूरी तरह संतुष्ट होकर बोला, ये जानकर कि मैं अपने जाने के बाद तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ सकता हूँ, इतने सालों की कड़ी मेहनत सार्थक हो गई है। तुम दादी के लिए ही प्रेरित थे, इसमें मेरा क्या लेना देना है। रोजमेरी ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ व्यवसाय हैं, मुझे मरने से पहले उन्हें आपके लिए सुरक्षित करना होगा। तभी जैकरी का हाथ पकड़े हुए योलांडा ने आश्चर्य से कहा, जैकरी, क्या वह रोजमेरी नहीं है? वह असल में जैकरी के साथ द गवर्नमेंट गार्डन के सामने वाली ब्राइडल शॉप में शादी के कपड़े देखने आई थी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने रोजमेरी को एक बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े हुए देखा और उसे धीरे धीरे रेस्तरां में ले जाते हुए। वह आदमी इतना बूढ़ा है, क्या उसे घिन नहीं आती? जैकरी ने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोजमेरी समरफील्ड में रहने जैसा इतना घिनौना काम करेगी। उसे अचानक घृणा महसूस हुई। योलांडा को याद आया कि कल रात ला बेलेवी में रोजमेरी भी वीआईपी लिफ्ट से बाहर आते समय एक आदमी के साथ थी। क्या रोजमेरी एक ही समय में कई पुरुषों के साथ डेटिंग कर रही थी? या कल रात वाला आदमी सचमुच उसका भाई था? वैसे भी वह रोजमेरी को इस हालत में देखकर बहुत खुश थी। कार में बैठे रोमियो ने देखा कि रोजमेरी बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े हुए है। वह उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। जिन नन्हे हाथों को वह कभी थामे रहता था, अब वे किसी और को सहारा दे रहे थे। श्री मैकमिलन, क्या वह बूढ़ा आदमी आपको जाना पहचाना नहीं लगता? काल ने बहुत सोचा और अचानक उससे याद आया, मुझे अब याद आया। उसका नाम अल्बर्टो है और वह लूना कैपिटल का प्रमुख है, जो एक प्रसिद्ध वेंचर कैपिटल फर्म है। विदेश में उनका समूह ओल्बारा इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा था। उन्होंने शुरुआत में छोटे व्यवसायों से धन कमाया, फिर पर्याप्त धन जमा होने पर निवेश की ओर रुख किया। उनकी नज़र बहुत पैनी थी और रणनीति अचूक थी। जिस भी परियोजना में उन्होंने निवेश किया, उससे उन्हें लाभ हुआ। पिछले कई दशकों में उन्होंने अनगिनत उद्योगों में निवेश किया, इसलिए उनकी निजी संपत्ति बहुत अधिक थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वे उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं पहचान पाए। वह आमतौर पर विदेश में रहता था। काल आह भरे बिना नहीं रह सका और बोला, सुश्री कॉलिंस को वाकई बहुत सारे लोगों के बारे में पता है। होप हॉस्पिटल के निदेशक न केवल उनसे बेहद प्रभावित थे, बल्कि कई चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। सबसे अमीर व्यक्ति उनके पिता थे और अब ऐसा लग रहा था कि उनके संबंध भी उनसे अच्छे हो गए थे। अल्बर्टो के साथ रोमियो अब भी उन हाथों को निहार रहा था। वह इतने लंबे समय से उसकी मदद कर रही थी, क्या अब उसे जाने देने का समय नहीं आ गया था? जैसे ही वे लिफ्ट में गायब हुए, रोमियो की निगाहें थोड़ी गंभीर हो गईं। पता लगाओ कि वे किस भोजन कक्ष में हैं। श्री मैकमिलन, क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? काल के बोलते ही उसने अपने बॉस का खराब मूड देखा। उसने एक पल सोचा और अचानक उसे बात समझ आ गई। श्रीमान मैकमिलन, मैंने रेस्टोरेंट मैनेजर से पूछा। उन्होंने बताया कि सुश्री कॉलिंस दूसरी मंजिल पर दक्षिण दिशा में स्थित डाइनिंग रूम में है। संयोग से उसके ठीक सामने एक और रेस्टोरेंट है। क्या हम वहीं खाना खा लें, ताकि हम मिस रोजमेरी और उनके दोस्तों को परेशान न करें? ठीक है। रोमियो ने अपनी नजरें घुमाईं। वह अभी भी उन कोमल हाथों के बारे में सोच रहा था। भोजन कक्ष में प्रवेश करते ही रोजमेरी ने अल्बर्टो को गले लगा लिया और बैग से सामान निकालकर उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। वह खुश और संतुष्ट दोनों था। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? हाँ, मुझे आपके बनाए हुए कपड़े बहुत पसंद हैं। वे दिखने में अच्छे हैं और पहनने में आरामदायक भी हैं। अल्बर्टो ने जो सेट पहना था, वह उसने पिछले साल बनाया था और उसका आकार अभी भी बरकरार था। ये तो बहुत ही बढ़िया उपहार है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। श्री मैकमिलन, खाना तैयार है। अब हम खा सकते हैं। भोजन कक्ष के अंदर काल ने देखा कि रोमियो की निगाहें अभी भी सामने वाले कमरे में बैठी लड़की पर टिकी हुई थी। वह चिढ़ाए बिना नहीं रह सका, यहाँ से तो वाकई अच्छा नज़ारा दिखता है। वे मिस कॉलिंस की हर गतिविधि देख सकते थे।
अपना खाना खाओ। रोमियो ने देखा कि लड़की ने बूढ़े आदमी को उपहार दिया, उसे एक गिलास पानी दिया और फिर उसे खाना परोसा। कल रात उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं मिला। श्रीमान मैकमिलन, मैं अब खाना शुरू करूंगा। काल ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट। उसे बहुत भूख लगी थी। वह सुबह से ही मिस्टर मैकमिलन के साथ व्यस्त था और उसे खाने का मौका ही नहीं मिला था। ठीक है। रोजमेरी ने उसके लिए और खाना लाया और उसके सामने रख दिया। इस बार तुम कितने दिन रुकने का इरादा रखते हो? मैं आज दोपहर को जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? मैं बस एक अकेला भेड़िया हूँ। उसके उदास चेहरे को देखकर रोजमेरी ने हल्के से कहा, अगर तुम दादी से मिलना चाहते हो तो मैं इंतजाम कर सकती हूँ। अल्बर्टो काफी भावुक हो गया था, लेकिन उसने इस बारे में सोचा और परेशानी खड़ी करने से डर गया। अगर अस्पताल में लोग गपशप करने लगे और हैरिस परिवार को पता चल जाए, तो उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे ग्रेस की प्रतिष्ठा की चिंता सता रही थी, भले ही वे निर्दोष थे। मैं कैडेन से कह सकती हूँ कि वह आज रात तुम्हें दादी से मिलने ले जाए, रोजमेरी ने हल्के से कहा। चिंता मत करो, दादी नहीं जागेंगी। अल्बर्टो ने एक पल सोचा, फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। रोजमेरी अचंभित रह गई और उसने उसकी आंखों में देखा। दरअसल ये काफी अच्छा है। तुम बाद में मेरे साथ होटल चल सकते हो, अपनी दादी के लिए उपहार लेने के लिए। हालांकि वह उसके साथ वहां मौजूद नहीं हो सकता था, कम से कम उसके साथ कोई तो होगा जिससे वह अकेलापन महसूस नहीं करेगी। रोमियो ने देखा कि रोजमेरी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया। अध्याय 43। रात के खाने के बाद रोजमेरी होटल से कुछ लेने के लिए अल्बर्टो की कार में बैठ गई। योलांडा और जैकरी, जो द गवर्नमेंट गार्डन के बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उसे जैकरी को कार में बिठाते हुए देखा, जो एक होटल की ओर जा रही थी। जैकरी को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन उसने अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उनके पीछे चल दिया। यह उसकी पसंद थी। किसी कारणवश रोजमेरी का गोरा और आकर्षक चेहरा देखकर जैकरी बेहद चिढ़ गया। शायद विदेश में पले बड़े होने के कारण उन्होंने रोजमेरी को कुछ ही बार देखा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सजने संवरने पर वह इतनी आकर्षक लगेंगी, और तो और अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल एक बूढ़े आदमी को रिझाने के लिए करेगी। अगर वह मदद के लिए उसके पास आती तो शायद, बस शायद, वह उसकी मदद कर सकता था। श्रीमान मैकमिलन, सुश्री कॉलिंस अभी अभी होटल में दाखिल हुई हैं, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? काल ने देखा कि रोजमेरी अल्बर्टो को होटल में ले जाने में मदद कर रही थी। उसे कार में बैठे उस आदमी से ईर्ष्या झलक रही थी, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही थी। या फिर आप मिस कॉलिंस को फोन कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि वो क्या कर रही हैं। रोमियो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जाहिर तौर पर उसे उसका सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, रोमियो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना फोन उठाकर उस परिचित नंबर को डायल कर दिया। और काल के सुझाव को आए हुए केवल 5 मिनट ही हुए थे। गुलाब। यहां तक कि रोमियो ने भी उसकी आवाज में छिपी हुई शिकायत की झलक को महसूस नहीं किया, जो थोड़ी दयनीय लग रही थी। क्या आपको कुछ चाहिए? रोजमेरी सामान लेकर कमरे से बाहर निकली। मैं बस बात करना चाहता हूँ। रोमियो उस समय बस उसकी आवाज सुनना चाहता था। तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया? बस एक साधारण रेस्टोरेंट से कुछ खाना। रोजमेरी लिफ्ट में थी और सिग्नल अभी भी ठीक था। कैसा था? रोमियो ने सोचा कि चूंकि उसने अपना सारा खाना खत्म कर दिया, तो वह खाना काफी स्वादिष्ट रहा होगा। इतना खराब भी नहीं। क्या आप अगली बार मुझे ले जा सकते हैं? रोजमेरी समझ गई कि वह बस बकवास कर रहा है। क्या तुमने मुझे किसी वजह से बुलाया था? आप कहाँ चले गए थे? रोमियो द्वारा पूछा गया यह एक सरल प्रश्न था, फिर भी इसमें गहरी चाहत झलक रही थी। क्या आपको पहले से ही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ? रोजमेरी लिफ्ट से बाहर निकली और सीधे होटल के बाहर खड़ी काली कार की ओर बढ़ी। उसने कार का दरवाजा खोला और उससे घूरते हुए कहा, क्या तुम कंपनी से होटल तक मेरे पीछे आए थे? तुम्हें तो पहले से ही पता था। उसे पास आते देख रोमियो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बड़े ही स्नेह से बोला, मैं बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देख लिया। तुमने मुझे ढूंढा तक नहीं। रोमियो की गहरी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। मैं क्या करूं? क्या मैं कार रोककर आपसे पूछूं कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? रोजमेरी ने उससे दूर हटने की कोशिश की, लेकिन रोमियो ने उसे थामे रखा और किसी कारणवश उसके द्वारा पहले महसूस की जा रही चिंता और बेचैनी उसके हाथ में आते ही गायब हो गई। रोमियो, तुम हद पार कर रहे हो। कल उसने उसका हाथ पकड़ा था और आज उसमें उसे गले लगाने की हिम्मत आ गई। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए?
रोमियो ने ईमानदारी और प्यार से उसकी ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया, बस एक पल के लिए। पल? कौन है ये? रोमियो की ठुड्डी धीरे से उसके कंधे से रगड़ गई, उसे बेहद जलन महसूस हो रही थी। आगे की सीट पर बैठा कार्ल रोमियो के व्यवहार से सचमुच हैरान रह गया। भला किसने सोचा था कि मिस्टर मैकमिलन इतने बिगड़े हुए हो सकते हैं? रोजमेरी ने समझाया, वह मेरे परिवार के एक बड़े सदस्य हैं। क्या तुम करीब हो? आप क्या सोचते हैं? रोमियो ने आगे कहा, कल तुमने मुझे खाना तक नहीं दिया। क्या तुम कांटा इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या तुम्हें सच में एक बुरे आदमी से जलन होती है? क्या अगली बार आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि वह गंभीर होने पर भी इतना तुच्छ व्यवहार करेगा। क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? अगर आप सहमत हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। जरूर। रोमियो ने उसे छोड़ दिया, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। होटल के बाहर बीएमडब्ल्यू में योलांडा और जैकरी की आंखें फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रोजमेरी ने अभी अभी होटल में बुरे आदमी की सेवा पूरी की है और अब वह एक आलीशान होटल में जा रही है। कार। इस कार की नंबर प्लेट काफी प्रभावशाली लग रही थी। अंदर कौन हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन अपने शरीर को लेकर इतनी लापरवाह होगी। लग्जरी कार को जाते हुए देखकर जैकरी को बहुत गुस्सा आया। रोजमेरी उन बुरे आदमियों के साथ है तो क्यों न वो अपना पहला अनुभव उसी को दे दे। कम से कम वो जवान तो है। कार्ल कार चलाकर रोजमेरी की कंपनी तक गया, लेकिन रोजमेरी कार से नहीं उतरी। रोमियो ने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था, वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे देर हो जाएगी। आज उसका काम का पहला दिन है और वह अपने कर्मचारियों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहेगी। लेकिन रोमियो उसका हाथ पकड़े रहा और कहता रहा, मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे पास अपनी खुद की कार है। क्या मैं कल से वापस गाड़ी चलवाऊं? इतनी सारी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन रोमियो ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा और वापस लाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। या फिर हम आपकी अपनी कार से जा सकते हैं। आजकल आंधी तूफान चल रहा है, आपके लिए अकेले गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या मैं आकर आपके साथ समय बिता सकता हूँ? रोजमेरी ने असहाय होकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं काम पर जा रही हूँ। हम सहयोग पर भी चर्चा कर सकते हैं। रोजमेरी काम के पहले ही दिन इतने बड़े वित्तीय समूह को अपने साथ सहयोग करने के लिए राजी नहीं करना चाहती थी। लोग जरूर गपशप करेंगे। आज रात खाना। रोजमेरी सचमुच बेबस थी। मेरी अपॉइंटमेंट किसी और दिन है। रोमियो को उम्मीद नहीं थी कि उसके इतने सारे अपॉइंटमेंट होंगे। कल के बारे में क्या? जरूर, अब से मैं तुम्हें काम पर ले जाऊंगा और वापस लाऊंगा। रोजमेरी ने उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ी चेतावनी भरी आवाज में कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो सिर्फ एक हफ्ते के लिए? रोमियो ने पूछना जारी रखा। रोजमेरी ने समय देखा, उसे वाकई देर हो रही थी। उसे मजबूरी में दांत पीसकर हाँ कहना पड़ा, ठीक है। इस सप्ताह को खाली रखें, इसे किसी और को न दें। मुझे मिल गया। रोजमेरी ने आखिरकार अपना हाथ पीछे खींच लिया, कार से बाहर निकली और कंपनी के अंदर चली गई। कार्ल ने रियरव्यू मिरर में मिस्टर मैकमिलन पर एक नजर डाली, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कार्ल को अपनी आंखों पर ही शक होने लगा। क्या ये वाकई मिस्टर मैकमिलन थे? ये तो उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह 8 साल की उम्र से 14 साल तक मिस्टर मैकमिलन के साथ रहा था, और यह पहली बार था जब उसने मिस्टर मैकमिलन को किसी लड़की के प्रति इतना लगाव देखा था। जैसे ही रोजमेरी कंपनी में दाखिल हुई, उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। बॉस, मैं बोल रहा हूँ। फोन करने वाला डायलन था, जो ओल्बारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप के सोल्टेरा क्षेत्र का प्रमुख था। कुछ और निवेश परियोजनाएं हैं जिन पर आपको निर्णय लेना है। मैं उन्हें आज रात आपके देखने के लिए लाऊंगा, साथ ही इस तिमाही की विभिन्न रिपोर्टें भी मैं उन सभी को आपके समीक्षा के लिए लाऊंगा। जरूर। रोजमेरी लिफ्ट में चढ़ी और बोली, आज रात मिलते हैं। फोन रखने के कुछ ही देर बाद उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। यह दादा जाविस का फोन था। बेटी, तुम्हारे जैविक माता पिता कैसे हैं? दादा जाविस। रोजमेरी अपने दफ्तर में गई, अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और बोली, वे सब ठीक हैं, मेरा जैविक परिवार अच्छा है। आपने मुझे आज क्यों फोन किया? अध्याय 44। मुझे तुम्हारी कमी खल रही है, और इस साल की पियानो प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। मेरे अधीनस्थों ने निर्णायक मंडल का काम किया। उनका कहना है कि इस साल की प्रविष्टियां उतनी अच्छी नहीं हैं। मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए भेज दूंगा। ठीक है।
रोजमेरी भी शीर्ष जजों में से एक थी, लेकिन वह शायद ही कभी निर्णय प्रक्रिया में शामिल होती थी, इसे अपने अधीनस्थों पर छोड़ देती थी। सोल्टेरा हर साल पियानो प्रतियोगिता आयोजित करता था, लेकिन इस साल प्रतिभागियों की संख्या कम थी क्योंकि उनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए चले गए थे। पहला स्थान पाने वाले को इसका श्रेय काफी हद तक उसके परिवार की प्रतिष्ठा को जाता है, साथ ही अन्य प्रतिभागियों का स्तर भी काफी घटिया था, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से पहला स्थान हासिल कर पाया। दूसरा स्थान पाना निराशाजनक है। उसके पहले आधे हिस्से में प्रस्तुति उबाऊ थी और उत्तरार्ध का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। क्लाइमैक्स ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही जोर दिया। अनावश्यक सा लगा। और तीसरे स्थान की बात करें तो उसके बारे में तो बात ही न करें। ठीक है, मैं सुनूंगी। हालांकि रोजमेरी निर्णायक मंडली में शामिल नहीं थी, फिर भी उसे यह जानना जरूरी था कि प्रतियोगिता किस चरण में है और इस वर्ष कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं। जब उसने दादा जाविस द्वारा भेजा गया ऑडियो खोला तो उसे सेरेना का नाम दिखाई दिया। क्या सेरेना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ये रचना सचमुच काफी नीरस लग रही थी। जब उसने दूसरे स्थान पर क्लिक किया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। योलांडा, ये रचना मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? रोजमेरी मुस्कुराए, अपना लैपटॉप बंद किया और आगे कुछ भी सुनने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी ओर एटली ओल्बारा इन्वेस्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित लाउंज में बैठा था और उसकी निगाहें लिफ्ट पर टिकी हुई थीं। वह सुबह से दोपहर तक डायलन के आने का इंतजार कर रहा था, अपने पेट की गुड़गुड़ाहट को सहन करते हुए इस पल का इंतजार कर रहा था। इस समय तो वह भूख से बेहोश होने ही वाला था। किसी ने भी उसे ऊपर आने के लिए आमंत्रित नहीं किया, यहाँ तक कि उसे एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया। वह अपने चेहरे पर सतर्क मुस्कान लिए रिसेप्शन की ओर बढ़ा और बोला, क्षमा कीजिए, क्या मैं जान सकता हूं कि श्री डायलन की बैठक समाप्त हो गई है? सुबह से लेकर अब तक यकीनन वह पूरे दिन किसी मीटिंग में तो नहीं रहा होगा। माफ कीजिए, श्री डायलन अभी व्यस्त हैं। शायद आप किसी और दिन आ सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट पहले की तरह उत्साहित नहीं थी, उसका रवैया उदासीन था। एटली ने धैर्यपूर्वक पूछा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि श्री डायलन क्या कर रहे हैं? मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। श्री डायलन बहुत व्यस्त हैं। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही अपना वाक्य समाप्त किया, उसने डायलन को लिफ्ट से बाहर आते देखा। वह अपने सहयोगियों के साथ तुरंत खड़ी हो गई और आदरपूर्वक उनका अभिवादन करते हुए बोली, श्री डायलन। श्रीमान डायलन, मैं हूं। जब एटली ने आखिरकार उस परिचित व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मारियो ने उसे रोकते हुए कहा, माफ कीजिए, श्री डायलन की एक महत्वपूर्ण मुलाकात है। मुझे 3 मिनट दीजिए। एटली आगे जाकर कहना चाहता था, मुझे श्री डायलन से कुछ कहना है। मुझे खेद है, लेकिन श्री डायलन को वास्तव में बहुत जल्दी है। मारियो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मिस्टर डायलन अब हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहते? एटली के हाथ में वह बैंक कार्ड था जो उसने रोजमेरी को देने के लिए रखा था, और वह उसे मारियो को देने के लिए तैयार था। मिस्टर हैरिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। मारियो ने झट से कार्ड वापस उनकी ओर धकेल दिया। एटली ने उसे कार्ड देने पर जोर दिया। कार्ड जमीन पर गिर गया, जिससे काफी संख्या में दर्शक जमा हो गए। मिस्टर हैरिस, ये तो सरासर रिश्वतखोरी है, आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगे? मारियो गुस्से से आग बबूला हो गया। मारियो ने झट से उसका हाथ झटक दिया और डायलन के पीछे पीछे चलने लगा, मानो वह उससे दूरी बनाना चाहता हो। मारियो, मेरा इंतजार करो। एटली को अपनी मौजूदा शर्मनाक स्थिति की परवाह नहीं थी। उसने जमीन से कार्ड उठाया और उनके पीछे चल दिया। उन्हें कार में बैठते देख एटली जल्दी से एक टैक्सी में बैठ गया और बोला, उस कार का पीछा करो। रेस्टोरेंट के निजी कमरे के अंदर रोजमेरी काफी देर से इंतजार कर रही थी। डायलन को फॉर्मल सूट में देखकर वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। अब आप एक सीईओ की तरह दिखने लगे हैं। बॉस, आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डायलन के अंदर आते ही उसने रिपोर्ट एक तरफ रख दी और उपहार निकाला। यह मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है। पकड़ लिया। रोजमेरी ने उपहार लिया और कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं। एटली आखिरकार रेस्टोरेंट पहुंच गया, लेकिन वहां के कर्मचारियों से पता चला कि डायलन दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में गया है। जैसे ही वह ऊपर गया, उसने देखा कि मारियो कमरा नंबर 1 के दरवाजे पर पहरा दे रहा है। मारियो ने भी उसे देख लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एटली उनका पीछा करते हुए यहां तक आएगा। मारियो की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि एटली निजी कमरे में जबरदस्ती घुसना चाहता है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए तुरंत दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मारियो, एटली मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, यार।
मेरा अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस मिस्टर डायलन से उनकी मीटिंग के बाद मिलना चाहता हूं, मुझे उनसे कुछ कहना है। श्री डायलन को आपसे और कुछ नहीं कहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? एटली मुस्कुराता रहा। हमें हमेशा साथ काम करने में बहुत मजा आया है। अगर मिस कॉलिंस न होती तो भला कौन इटली के साथ काम करता। और उनके पिछले सहयोग भी कोई आसान काम नहीं थे। मारियो, क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर डायलिन के साथ कौन खाना खा रहा है? एटली ने उसकी चापलूसी करते हुए पूछा। लेकिन मारियो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं यह नहीं कर सकता। मारियो, एटली कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन मैन के ठंडे लहजे ने उन्हें तुरंत रोक दिया। श्रीमान डायलन आपसे नहीं मिलेंगे, श्रीमान हैरिस। कृपया घर जाए। एटली को गुस्सा नहीं आया, वह बस दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद एक वेटर खाना परोसने के लिए अंदर जाना चाहता था और एटली ने अंदर झांकने की कोशिश की। मारियो ने पूरी कोशिश की कि वह अंदर न देख पाए, लेकिन तेज नजरों वाले एटली ने सब कुछ देख लिया। फिर भी एक परिचित आकृति की झलक दिखाई दी। रोजमेरी, वो वहां क्या कर रही है? डायलन उससे मिलने के लिए दौड़ा। बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद वेटर खाना परोसने के लिए दोबारा अंदर गया। एटली ने गौर से देखा और वह व्यक्ति वाकई रोजमेरी ही थी। इतना ही नहीं, डायलन, जो हमेशा इतना गंभीर और भावहीन रहता है, वास्तव में रोजमेरी के सामने थोड़ा सम्मान और विनम्रता दिखा रहा था। बिल्कुल नहीं। क्या ये रोजमेरी नहीं है? निजी कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद एटली ने मारियो को हैरानी से देखा, लेकिन मारियो इन सब बातों का आदी था और उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। एटली को गहरा सदमा लगा। उसे याद आया कि कैसे किसी ने अचानक उसकी कंपनी का सहयोग समाप्त कर दिया था, और उनमें से एक डायलन था। क्या इसका रोजमेरी से कोई संबंध हो सकता है? रोजमेरी और डायलन के बीच क्या चल रहा है? ये सोचकर वह चौंक गया। रोजमेरी, ओल्बारा इन्वेस्टमेंट। क्या रोजमेरी और ओल्बारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है? उसकी सांसें तेज हो गईं, उसे इस परिकल्पना पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह असंभव है, रोजमेरी ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उनके पास इतनी शक्ति है? ये नाम महज एक संयोग होने चाहिए। लेकिन अभी अभी याद आया, डायलन वास्तव में रोजमेरी के प्रति बहुत विनम्र था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। एटली जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। निजी कमरे के बाहर काफी देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि मारियो अचानक चला गया था। वह तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजे का हैंडल घुमाया। अंदर मौजूद लोग खाना खाकर दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। उन्हें इस निजी कमरे में अन्य निकास द्वार होने की उम्मीद नहीं थी। नहीं, उसे रोजमेरी को ढूंढना होगा और इस मामले की तह तक जाना होगा। अध्याय 45। डायलन से मिलने के बाद घर लौटते समय रोजमेरी को अचानक एक कॉल आया। स्क्रीन पर दिख रहे परिचित नंबर को पहचानकर उसने कॉल काटने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर लगे बटन को दबाया। लेकिन एटली लगातार कॉल करता रहा। तुम क्या चाहती हो? आखिरकार रोजमेरी ने फोन उठाया। उसकी आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी। रोज, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैंने आज रात आपको ओल्बारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप के मुखिया के साथ डिनर करते देखा। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? रोजमेरी को आश्चर्य हुआ कि उसने इतना मामूली सवाल पूछने के लिए फोन किया और वो फोन रखने ही वाली थी। रोज, सीधे सीधे बताओ, क्या डायलन तुम्हें पसंद करता है? क्या वह तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रहा है? रोजमेरी अवाक रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसे हमारी कंपनी के साथ सहयोग न करने के लिए कहा था? अगर किसी अमीर परिवार में शादी करनी है तो उसके पास भी पैसा होना चाहिए, है ना? रोजमेरी की बर्फीली आंखों में शीतलता झलक रही थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारे जैविक माता पिता ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वे इस तरह की जीवन शैली कभी नहीं अपना सकते। ये शर्मनाक है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। सोचो कैसा लगेगा, ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर आदमी तुम्हारा पिता है। ईव ने सारे उपहारों का इंतजाम कर दिया है। इस तरह तुम बिना किसी झंझट के उस धनी परिवार में शादी कर सकती हो। रोजमेरी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो? जब तक आप मुझे डायलन से संपर्क करवा दें, एक बैठक का आयोजन करवा दें और हमारे सहयोग को फिर से शुरू करने में मदद करें। नहीं हो सकता। जैसे ही रोजमेरी फोन रखने वाली थी, उसने उसे गिलगिलाते हुए सुना। रोज, मैंने तुम्हें 18 साल पाला है। क्या आप सचमुच मुझे अधर में छोड़ देंगे? कंपनी संकट में है, इससे मेरा क्या लेना देना है? रोजमेरी ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो। मेरी दादी ने मुझे पाला है, तुमने नहीं।
क्या तुमने इन सालों में कभी मेरी मदद के लिए एक पैसा भी दिया है? क्या तुम कभी मुझसे मिलने आए हो? हर साल छुट्टियों के दौरान उसे कुछ बुरे लोगों से तरह तरह की चीजें सीखने के लिए भेजा जाता था। उसके तथाकथित माता पिता ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह अपनी छुट्टियां कैसे बिताती थी। यह अनुमान लगाना आसान है कि वे कितनी बार घर आते थे। मैं पैसे कमाने में व्यस्त था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। रोजमेरी ने कॉल काट दी, वह उसके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रोजमेरी ने क्या कहा? पास ही इंतजार कर रही ओल्गा ने फोन रखने के बाद इटली के उदास चेहरे को देखा और तुरंत समझ गई कि क्या हुआ। उसने मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब वह हमारी मदद नहीं करना चाहती। इटली ने आह भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। ओल्गा गुस्से से आग बबूला थी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी पर निर्भर हैं, और वो हमारी मदद तो बिल्कुल नहीं करेगी। यूली का क्या? वीआईपी वार्ड तो पेंटर परिवार ने ही बनवाया होगा। चलो कल रात पेंटर परिवार को डिनर पर बुलाते हैं और उन्हें अपनी स्थिति समझाते हैं। अल्बारा इन्वेस्टमेंट के अलावा 2 और समूह हैं जो हमारे साथ काम करने से इनकार कर रहे हैं, है ना? वो दोनों समूह पेंटर परिवार के करीबी हैं, तो चलो पेंटर परिवार से ही मध्यस्थता करने को कहते हैं। यही एकमात्र तरीका है। पेंटर परिवार की मदद के बारे में सोचकर इटली को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कोई योली को फोन करो, उसे कुछ कहना था। तभी योलांडा सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आए और उत्साह से बोली, पापा, मम्मी, मैंने राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीता है। क्या? इटली और ओल्गा को अपनी बेटी की प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। क्या बचपन से ही उसकी परवरिश एक सफाईकर्मी ने नहीं की थी? वह पियानो कैसे बजा सकती है और पुरस्कार भी जीत सकती है? योलांडा ने झटपट अपना फोन उनके पास लाकर कहा, देखो, ये रहे नतीजे। सेरेना ने पहला स्थान जीता और मैंने दूसरा स्थान। तुम तो सिर्फ एक अरबपति की बेटी से ही पीछे हो। ओल्गा को उस पर इतना गर्व था कि वह कहे बिना नहीं रह सकी। यह एक सुनहरा अवसर है। इटली को यह भी एहसास हुआ, योली, इस पुरस्कार के साथ क्या आपको लगता है कि आप ज़ैकरी और उसके परिवार को रात के खाने पर आमंत्रित कर सकती हैं? ज़ैकरी के माता पिता को भी आमंत्रित करो। योलांडा थोड़ी हैरान थी। जब इटली ने कंपनी की दुर्दशा के बारे में उसे बताया तो उसने तुरंत उसे आश्वासन दिया, माँ, पिताजी, मैं कंपनी की मदद करूंगी। कितना अच्छा बच्चा है। रोजमेरी के घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बैठक कक्ष में लोगों की भीड़ जमा थी, जो सभी सेरेना की प्रशंसा कर रहे थे। सेरेना, तुम कमाल हो। तुमने पियानो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस परिवार में काम करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर दिन इतनी उत्कृष्ट पियानो वादन सुनने का मौका मिलता है। सेरेना का पियानो वादन सचमुच मनमोहक है। रोजमेरी की वापसी सबसे पहले लुइसा ने देखी। हनी, तुम काम से घर आ गई। क्या तुम्हारा पहला दिन थका देने वाला था? क्या कंपनी में किसी ने तुम्हें परेशान किया? मिस कॉलिंस घर आ गई हैं। कंपनी में लोग कह रहे थे कि आज जिसने पदभार संभाला है वह वाकई बहुत प्रभावशाली है। उन्हें तो पता भी नहीं कि वे मेरी प्यारी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। रोजमेरी पर सबका ध्यान देखकर सेरेना को थोड़ी जलन हुई और वह उसके पास चली गई। बहन, तुम वापस आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम सब कल बाहर खाना खाने चलें। एक तरफ तो कंपनी की बागडोर संभालने का जश्न मनाने के लिए और दूसरी तरफ घर वापसी पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जानबूझकर अपनी प्रथम स्थान की जीत का जिक्र नहीं किया और रोजमेरी के लिए चिंता जताने का नाटक किया। जब से तुम वापस आए हो हमने तुम्हें कहीं घुमाया नहीं है और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। सेरेना ने मौके का फायदा उठाते हुए लुइसा और केनेथ की बाहें पकड़ ली और प्यार से बोली, पापा, मम्मी, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। लुइसा ने केनेथ की ओर देखा, जिसने भी सिर हिलाया, और कहा, रोज, तुम क्या सोचती हो? जो भी ठीक है। रोजमेरी अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहती थी। उन्हें खुशी खुशी बुकिंग करते देख वह अनमने ढंग से ऊपर चली गई, फ्रेश हुई और सो गई। अगले दिन रोमियो उसे काम पर छोड़ने गया। रास्ते में पारिवारिक रात्रिभोज के बारे में सुनकर वह थोड़ा परेशान लग रहा था। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम अपना खाली समय मेरे साथ बिताओगी? रोजमेरी हिचकिचाए, मैं भूल गई थी। उसने सहमति देते समय सचमुच उसके बारे में नहीं सोचा था। क्या तुम मुझे पारिवारिक रात्रिभोज में नहीं ले जा रहे हो? अगली बार तो फिर तुम पर मेरा दुगुना कर्ज होगा। रोमियो ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मेरे साथ रात का खाना नहीं खाओगी तो चलो साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। ठीक है।
दिन भर के काम के बाद रोजमेरी रोमियो के साथ द हैप्पी शेफ पहुंची और बोली, ठीक है, मुझे बाद में लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने माता पिता के साथ घर चली जाऊंगी। घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। जरूर। इस दौरान एटली को इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। ट्रैंक्विल सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति, द हैप्पी शेफ में एक कमरा। हालांकि यह सबसे निचले स्तर का कमरा था, लेकिन इसे हर कोई बुक नहीं कर सकता था। श्रीमती पेंटर योलांडा के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचती थी, जिसका पालन पोषण एक सफाईकर्मी ने किया था और डिजाइनर कपड़े पहनने पर भी उसके चेहरे पर गरीबी की झलक साफ दिखती थी। उसकी आंखों में कभी कभार झलकने वाला आत्मसंदेह और संवेदनशीलता का भाव छिपाया नहीं जा सकता था। हालांकि योलांडा के पियानो प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीतने की खबर सुनकर श्रीमती पेंटर का रवैया थोड़ा सुधर गया। लेकिन जब उन्होंने एटली का अनुरोध सुना तो उन्होंने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और कहा, श्री हैरिस, मुझे खेद है कि हम इस मामले में आपकी सहायता नहीं कर सकते। क्या? एटली को लगा कि उसने गलत सुना है। अध्याय 46। श्रीमती पेंटर ने श्रेष्ठता भाव से कहा, उन निगमों ने यह स्पष्ट कर दिया है, जो भी मदद करेगा उसका भी यही हश्र होगा। श्रीमती पेंटर अपने बेटे की पसंद की लड़की और इस असंभव सगाई के लिए पेंटर परिवार की सारी संपत्ति दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। योलांडा को श्रीमती पेंटर से इस तरह सीधे इनकार की उम्मीद नहीं थी। मेज के नीचे ही उनकी मुठ्ठियां कस गईं। यह उनके परिवार का घोर अपमान था। जैकरी ने भी धीमी आवाज में कहा, माँ। जैकरी के पिता ने तुरंत कहा, चलो इस बारे में अच्छे से सोच लेते हैं। पहले खाना खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है। एटली को उनका संदेश मिल गया। उन्होंने उन्हें बधाई देने के लिए एक गिलास वाइन डाली और कहा, मैं योली की दादी के लिए वीआईपी कमरा बुक कराने में मदद करने और डॉक्टर से उनकी विशेष देखभाल करने का अनुरोध करने के लिए आपको धन्यवाद देना लगभग भूल ही गया था। ये सुनकर श्री पेंटर ने कहा, नहीं, हमने नहीं किया। होप हॉस्पिटल में वीआईपी कमरा बुक करना वाकई बहुत मुश्किल है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे वहां कोई संपर्क नहीं है। हैरिस परिवार स्तब्ध रह गया। बुकिंग किसने की? डॉक्टर को बुजुर्ग महिला का अच्छे से ख्याल रखने के लिए किसने कहा था? अचानक एटली और ओल्गा दोनों को कैडेन की कही बात याद आ गई। क्या सच में ये रोजमेरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरी ओर अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाने के बाद रोजमेरी जाने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसे कुछ जरूरी काम निपटाना था। पापा, मम्मी, आप लोग जाए, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ। आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं है। लुइसा के जाने के बाद उसने एडिथ से फुसफुसाकर कहा, तुम उसका इंतजार करो और उसके साथ चली जाओ। ठीक है। एडिथ निजी कमरे में इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद उसने रोजमेरी को शौचालय से बाहर आते देखा। वह आगे बढ़ी और आदरपूर्वक बोली, सुश्री कॉलिंस, गाड़ी बाहर आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो चलते हैं। रोजमेरी चलते चलते अपने फोन पर एक संदेश का जवाब दे रही थी। जैसे ही वे निजी कमरे से बाहर निकले, कोने में कुछ लोग दिखाई दिए। एडिथ ने झट से अपनी आस्तीन खींची और कहा, सुश्री कॉलिंस, सावधान रहें। जो लोग बाहर आए थे वे पेंटर परिवार और हैरिस परिवार से थे। ओल्गा ने रोजमेरी को ऊपरी मंजिल के निजी कमरे से बाहर आते देखा और जब उसने उस सजी धजी महिला को देखा जिसने उसे सुश्री कॉलिंस कहकर पुकारा, तो वह चौंक गई। जरा रुको। ओल्गा ने अभी तक इस बात को पूरी तरह से समझा नहीं था। शीर्षक की ओर इशारा करते हुए उसने रोजमेरी से पूछा, तुमने अभी उसे क्या कहा? क्या वह तुम्हारी युवती है? तुम कौन हो? एडिथ सतर्क थी। जाहिर है ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि उसने रोजमेरी को किस तरह संबोधित किया। योलांडा अभी भी सदमे में थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए समझाया, वह हमारे साथ पली बढ़ी थी। ओह, आप रोजमेरी के पालक माता पिता हैं। एडिथ को आखिरकार बात समझ आ गई। उसे नहीं पता था कि इन लोगों ने पहले उसकी बेटी को कैसे परेशान किया था, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, हमारी मालकिन ने कुछ दिन पहले ही कहा था, आपने वे उपहार और सारा पैसा क्यों नहीं स्वीकार किया? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओल्गा हैरान रह गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। ये वो उपहार थे जो ड्राइवर ने हमारे मालिक और मालकिन की ओर से पहुंचाए थे। वे 30 दुकानें शहर के सबसे अच्छे स्थानों पर हैं और उन 30 विलाओं से सबसे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। और हाँ, पैसों की बात तो अलग है। हैरिस परिवार और पेंटर परिवार अचंभित रह गए। आखिर यह महिला किस बारे में बात कर रही थी? वे उसे क्यों नहीं समझ पाए? बक्सों में रखे वे सभी उपहार हमारे मालिक और मालकिन की ओर से आभार का प्रतीक मात्र थे। आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप बहुत दयालु हैं।
ये सुनकर ओल्गा पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उन कुछ घटिया से गिफ्ट बॉक्स में असल में कितनी कीमती चीजें थीं। ड्राइवर ने उन्हें क्यों नहीं देखा? रुको, क्या रोजमेरी का असली परिवार वाकई बहुत गरीब नहीं था? वे अपनी असलियत से कहीं ज्यादा अमीर क्यों लग रहे थे? क्या आप लोग विलो क्रीक से नहीं हैं? विलो क्रीक हमारे परिवार की मुखिया का जन्मस्थान है, जहां हम अभी रह रहे हैं। एडिथ को अपनी बात जारी रखते देख रोजमेरी ने बेपरवाही से बीच में ही टोकते हुए कहा, चलो चलते हैं, हमें उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। एडिथ ने सुश्री कॉलिंस के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वे पसंद नहीं आए। क्या वे पहले आपस में अच्छे से नहीं रहते थे? इस संभावना को भांपते हुए एडिथ का रवैया बिगड़ गया और वह रोजमेरी के पीछे पीछे चली गई। रुको, जाओ मत। ओल्गा कुछ देर रुककर स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि एडन, वही ड्राइवर जिसने पिछली बार उन्हें उपहार दिए थे, रोजमेरी के लिए कार का दरवाजा खुद खोल रहा था। यह एक स्ट्रेच लिमो थी, जिसका रंग ब्रिटिश ग्रीन था और कुछ दिन पहले ये खबरों में आई थी, जिसे रोल्स रॉयस ने एक अरबपति के लिए विशेष रूप से बनाया था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इससे पहले कि वे देख पाते कि कार में और कौन कौन है, लिमोजीन तेजी से निकल गई, जिससे हैरिस और पेंटर परिवार सदमे में रह गए। उस महिला के कपड़े और जूते सभी उच्च श्रेणी के थे। किस तरह का परिवार ऐसी कार खरीदने का सामर्थ्य रखता है? ओल्गा ने और कुछ सोचने की हिम्मत नहीं की। एटली के चेहरे पर भी उतने ही जटिल भाव थे। तुम लोगों ने अपनी बेटी रोजमेरी की कदर नहीं की, अब तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, श्रीमती पेंटर ने ठंडे लहजे में कहा और मुस्कुराते हुए चली गईं। मुझे बहुत खेद है, मेरी पत्नी का मूड ठीक नहीं है, मुझे घर जाकर उसे मनाना होगा। जैकरी के पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम अगली बार मिलेंगे, ठीक है? हैरिस परिवार काफी असहज महसूस कर रहा था, खासकर रोजमेरी की वजह से। उन्हें श्रीमती पेंटर के रवैये की परवाह नहीं थी। उन्होंने जल्दी से बहाने बनाए और घर चले गए। लिमो में लुइसा ने पूछा, चिंता जताते हुए, रोज, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या खाना ताज़ा नहीं था? शायद मेरी बहन को इतने महंगे खाने की आदत नहीं है, कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगी। सेरेना को ये कहते हुए सुनकर एडिथ ने तुरंत समझाया, मैडम, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सुश्री कॉलिंस के दत्तक माता पिता से मिल गए थे, इसलिए हमें देरी हो गई। तुम्हारी मुलाकात इटली और ओल्गा से हुई। लुइसा थोड़ी हैरान थी। एडिथ भी उतनी ही हैरान थी। मैडम, आप उन्हें जानती हैं? उसे उनके नाम कैसे पता चले? लुइसा उनका जिक्र नहीं करना चाहती थी, उनके बारे में सोचते ही उसे गुस्सा आ जाता था। उसने एडन से सुना था कि उनके द्वारा भेजे गए उपहार हैरिस परिवार ने स्वीकार नहीं किए थे, जबकि वह उन्हें भले लोग समझती थी। लेकिन अपनी बेटी के साधारण पहनावे को देखकर उन्होंने किसी से जांच करवाए और पता चला कि उनकी प्यारी बेटी को हैरिस परिवार में बहुत कष्ट सहना पड़ा था। अगर ग्रेस ना होती तो वे उससे प्यार नहीं करते। ग्रेस के प्रति अपने स्नेह के कारण लुइसा ने हैरिस परिवार का सामना करने से परहेज किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी आज उनसे टकरा जाएगी। कितना निराशाजनक। भविष्य में आपको उनके प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, और हमारी पारिवारिक स्थिति का खुलासा मत करना। मिली जानकारी से पता चला कि हैरिस परिवार लालची था, उन्हें सिर्फ अमीर लोग ही पसंद थे। अगर उन्हें रोज की असली स्थिति पता चल जाती तो वे निश्चित रूप से उसे अपने पास ही रखना चाहते। अध्याय 47। एडिथ उस महिला की चिंताओं को समझ गई और उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर जवाब दिया। रोजमेरी को कुछ हैरानी हुई। क्या उसके माता पिता ने पहले कभी हैरिस परिवार की जांच पड़ताल की थी? नहीं तो एटली और ओल्गा का जिक्र होते ही वे इतने गंभीर क्यों हो गए? क्या उन्हें हैरिस परिवार द्वारा उसके साथ किए गए पिछले व्यवहार के बारे में पता था? रोज, अगर हैरिस परिवार तुमसे संपर्क करे तो मुझे बता देना, मैं इसे संभाल लूंगी। लुइसा सीधे तौर पर यह कहना नहीं चाहती थी और उसने चतुराई से कहा, अगर हैरिस परिवार आपको गोद लेने के बदले में कुछ देना चाहता है तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा। हैरिस परिवार की बुजुर्ग महिला ने आपके प्रति बहुत दयालुता दिखाई है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। केनेथ ने विनम्रता से कहा, अगर अस्पताल को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, जैसे कि शुल्क का भुगतान करना या बेहतर वार्ड में स्थानांतरित होना, तो बस मुझे बता दीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैंने सुना है कि बुजुर्ग महिला की हालत बहुत गंभीर है। अगर आपको डॉक्टर की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम जानते हैं कि हैरिस परिवार की बुजुर्ग महिला ने वर्षों तक आपका पालन पोषण किया है। अगर आप उनका एहसान चुकाना चाहते हैं तो आप उसे हमारे घर भी ला सकते हैं, जिसका हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे।
धन्यवाद। रोजमेरी को अब और भी यकीन हो गया था कि उसके माता पिता ने हैरिस परिवार के बारे में जरूर छानबीन की होगी। सर, मैडम, श्री मैकमिलन की कार हमारा पीछा कर रही है। ड्राइवर एडन ने रियरव्यू मिरर में देखा और घबराकर कहा, यह बहुत समय से पीछा कर रहा है। वह विशिष्ट नंबर प्लेट कोई भी उसे पहचान सकता है। रोजमेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा था। सेरेना ने मुट्ठी भींच ली। रोमियो उनका पीछा क्यों कर रहा था? क्या ये रोजमेरी की वजह से था? ये सोचकर उसने कामना की कि काश रोजमेरी गायब हो जाए। क्या मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी? ड्राइवर थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन लुइसा बहुत खुश थी। रोमियो को रोज के लिए यहाँ आना होगा। रोज, तुम पहले उतर जाओ। मुझे और तुम्हारे पापा को कहीं और जाना है, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, पहले रोमियो तुम्हें घर छोड़ दे। केनेथ ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और रोजमेरी से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, रोमियो को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ। लुइसा ने सीधे कार का दरवाजा खोला और रोजमेरी को कार से उतरने दिया। रोजमेरी असहाय महसूस कर रही थी। क्या उसके माता पिता उसे कार से बाहर निकाल रहे थे? श्रीमान मैकमिलन, ऐसा लगता है कि मिस रोजमेरी को कार से बाहर निकाल दिया गया है। काल ने आश्चर्य से कहा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोमियो मुस्कुराते हुए तेजी से आगे बढ़ा, रोजमेरी को अपनी बाहों में भर लिया, दूर जा चुकी उस आलीशान कार को देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हारे माता पिता वाकई बहुत समझदार हैं। रोजमेरी नाराज थी। अगर वह न होता तो क्या उसे कार से बाहर निकाल दिया जाता? तुम्हारे माता पिता? क्या वे मेरे माता पिता नहीं हैं? रोमियो ने अपनी बाहों में बैठी रोजमेरी की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या हम एक परिवार नहीं हैं? उसकी त्वचा दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। क्या मैंने तुम्हें पहले घर जाने के लिए नहीं कहा था? रोजमेरी को उसने जबरदस्ती कार में बिठाया और वह बेबस होकर बोली, क्या तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है? काल ने समय रहते समझाया, श्री मैकमिलन यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। रोजमेरी को सिरदर्द हो रहा था और उसने कहा, तो तुम लोग पहले कुछ खाने की तलाश करो, रुको, मैं खुद घर जाऊंगी। काल दंग रह गया। उससे आखिर क्या गलती हो गई? मेरे साथ आओ। रोमियो ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम पर मेरा एहसान है, अब चुका दो। रोजमेरी चुपचाप सोचती रही, क्या वह सचमुच ऐसी मांग कर सकता है? तभी रोजमेरी के फोन में कुछ बार कंपन हुई। उसने फोन निकाला और देखा कि यह इटली का फोन था। बिना किसी झिझक के रोजमेरी ने सीधे इस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कुछ देर बाद इटली ने व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा, रोज, तुमने अपने पापा का फोन नंबर ब्लैकलिस्ट क्यों कर दिया? मुझे जल्दी से अनब्लॉक करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोजमेरी ने ताना मारा। सिर्फ 2 दिन पहले जब उसने उसे गांव वापस भेजा था तो उसने जानबूझकर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन अब वह खुद को पिता कह रहा है। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इटली ने कई और संदेश भेजे। आज रात आप जिस गाड़ी में आए, क्या वह आपके परिवार की है? मैंने सुना है उसकी कीमत $30 मिलियन है। आपके माता पिता क्या काम करते हैं? वे नौकरों और ड्राइवरों का खर्च कैसे उठा पाते हैं? क्या आज रात नौकर ने जो कुछ कहा वह सब सच है? क्या आपके माता पिता ने सचमुच हमारे लिए इतने सारे कीमती उपहार तैयार किए थे? आपने हमें याद क्यों नहीं दिलाया? कैसा रहेगा? क्या आपके पास अभी समय है? चलिए बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। क्या तुम्हें योलिस का हार पसंद नहीं आया? पापा तुम्हारे लिए लाएंगे, ये तुम्हारे लिए है। अंत में इटली ने पाखंडी ढंग से कहा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि पिताजी तुम्हें याद करते हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। रोजमेरी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी, इस व्हाट्सएप अकाउंट को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, अपना फोन रख दिया और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? होमियो ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इससे निपटूं? कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी ने हैरिस परिवार को गंभीरता से नहीं लिया और उदासीन दिखी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो। रोमियो ने उसकी ओर देखा और कहा, जिन चीजों से तुम निपटना नहीं चाहती या जिनसे निपटने में तुम्हें आलस आता है, उन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। उन्हें मेरे पास भेज दो। क्या आपके पास बहुत खाली समय है? चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों न रहूं, मैं तुम्हारे कामों के लिए समय निकाल लूंगा। रोमियो का लहजा थोड़ा लाडला था। तुम अभी जवान हो, सब कुछ खुद मत संभालो, मैं सब कुछ देख लूंगा। रोमियो ने उसके सिर पर थपथपाया और उसने कहा, ये याद रखना। रोजमेरी ने बेबसी से कहा, मुझे याद है। क्या याद है? अगर कुछ भी हो जाए तो तुम्हें ढूंढना याद रखना। याद रखो, तुम्हारा एक मंगेतर है, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले उसके साथ ज्यादा समय बिताओ और जब फुर्सत न भी हो तब भी उसके बारे में सोचो।
वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। रोमियो ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और उन्होंने कहा, आपको याद रखना होगा। मैं समझ गया। इस बीच दूसरी ओर उस बदतमीज लड़की ने तुम्हारा व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया। ओल्गा ने गुस्से से दांत पीसते हुए इटली के अनडिलीवर्ड मैसेज देखे। हमने उसे 18 साल पाला पोसा, इससे अच्छा तो हम किसी कुत्ते को ही पाल लेते। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। देखो, उसके जाने के बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी तक उन्हें उसके असली माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या इसी वजह से ये सारी कंपनियां उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहती थीं? उन्हें आज रात की वो आलीशान ब्रिटिश कार और उस नौकर ने क्या कहा? उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसका परिवार उनके परिवार से ज्यादा अमीर है। उसकी मां ने हमें एक बार फोन किया था, शायद हमारे पास अभी भी उनका नंबर होगा। एटली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही ओल्गा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे लगा कि उसका परिवार कोई कंगाल गंवार है, इसलिए मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा। आपका एटली सचमुच बहुत बेचैन था। ज्यादा परेशान मत होइए। ओल्गा के पास एक विचार था। इन दिनों कुछ बड़े लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कई हाई प्रोफाइल लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। कोई बड़ा आदमी। एटली ने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी थी। ये बड़ा आदमी वाकई एक अनोखा व्यक्तित्व है, जिसने कम उम्र में ही व्यापार जगत में प्रसिद्धि हासिल कर ली और एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। बाद में उनके पोते ने कारोबार संभाला और इसे और भी अधिक विस्तारित किया। वह युवा है और पहले से ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तुम्हारा मतलब रोमियो से है? रोमियो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, यह कोई रहस्य नहीं था। लेकिन वह खुद शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था और मीडिया ने भी कभी उसकी तस्वीर प्रकाशित नहीं की। जिस बड़े आदमी की आप बात कर रहे हैं, क्या वह श्री मैक्मिलियन? क्या वे बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं? इतनी बड़ी खबर उनसे कैसे छूट गई? रहस्य जैसी कोई चीज नहीं होती। ओल्गा ने बताया कि कैसे सब कुछ हुआ। कुछ समय पहले श्री मैक्मिलियन की तबीयत बहुत खराब थी, उनकी जान खतरे में थी। सौभाग्य से एक हाई स्कूल का छात्र वहां से गुजर रहा था और उन्होंने उसकी सर्जरी की। क्योंकि यह खबर फैल गई, इसलिए बहुत से लोगों को पता चला कि श्री मैक्मिलियन होप अस्पताल में भर्ती हैं और वे उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। एक हाई स्कूल का छात्र, इतना अच्छा। एटली ने मन ही मन सोचा, अगर कोई मिस्टर मैक्मिलियन को बचा सकता है तो उसका भविष्य उज्जवल होना ही चाहिए। एक हाई स्कूल के छात्र, जिसकी उम्र शायद 17 या 18 वर्ष ही होगी, ने श्री मैक्मिलियन की सर्जरी करने की हिम्मत दिखाई और उन्होंने श्री मैक्मिलियन की जान भी बचा ली। और फिर रोजमेरी है, जिसे वह 18 वर्षों से पाल पोस रहा है, उसने न केवल कुछ हासिल नहीं किया बल्कि उसके लिए हर तरह की मुसीबत भी खड़ी कर दी। लगता है श्री मैक्मिलियन जल्द ही अस्पताल से छुट्टी पाने वाले हैं। हमें इस अवसर का लाभ उठाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। ओल्गा ने योजना बनाई। लेकिन क्या श्री मैक्मिलियन हमसे मिलने के लिए सहमत होंगे? एटली थोड़ा चिंतित लग रहा था। क्या श्री मैक्मिलियन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उनसे जैसे शहरी व्यक्ति से मिलेंगे? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा? ओल्गा ने सोचा, अगर मिस्टर मैक्मिलन उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो पेंटर परिवार उनकी मौजूदगी में इतना घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो हम खुद ही कुछ उपहार तैयार कर लेते हैं और कल उनसे मिलने का कोई उपयुक्त समय निकाल लेते हैं। एटली ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया और अपने घर से सभी कीमती सामान निकाल लिए। रोजमेरी पूरे दिन कंपनी में काम कर रही थी और जैसे ही वह इमारत से बाहर निकली, उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। रोज, ये तुम्हारे दादाजी हैं। रोजमेरी हैरान थी, क्या ऐसा हो सकता है कि फिलिप ने उसे व्हाट्सएप पर जोड़ा हो? रोज ने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की है। अस्पताल के कमरे में फिलिप लगातार अपना फोन चेक कर रहा था और ब्रॉडी से पूछ रहा था, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर तुम वाक्य के अंत में मॉडल पार्टिकल्स जोड़ोगे तो लड़कियों को अच्छा लगेगा? क्या रोज मुझे एक अजीब बूढ़ा आदमी समझ सकती है? चूंकि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की है, इसलिए ब्रॉडी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मैंने सुना है कि मिस रोज काम पर चली गई हैं। हो सकता है वो व्यस्त हो और उन्होंने अभी तक संदेश न देखा हो। काम? किस तरह का काम? क्या वो जीवन का अनुभव हासिल करना चाहती है या फिर जेब खर्च की कमी से जूझ रही है? फिलिप को कोई स्पष्ट जवाब मिलने से पहले ही उसका फोन बज उठा। उसने फोन देखा और उत्साह से बोला, उसने स्वीकार कर लिया। वाह, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। रोजमेरी की पतली उंगलियों ने स्क्रीन को हल्के से छुआ, जिससे उसकी उलझन व्यक्त हुई। दादाजी। हे रोज, मैं हूं।
मुझे तुम्हारा नंबर रोमियो से मिला, वो पहले मुझे देना नहीं चाहता था, फिलिप ने मैसेज भेजा। रोजमेरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ चिंता से पूछा, आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? काफी बेहतर। फिलिप यही संदेश भेजने वाला था, लेकिन उसने तुरंत इसे डिलीट कर दिया और इसके बजाय एक उदास इमोजी भेज दिया। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे मिलने कोई नहीं आया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। रोज, तुम मुझे अस्पताल से कब लेने आ रही हो? रोजमेरी को यह मजेदार लगा। कल। वाह वाह, कल कितने बजे? फिलिप ने बेसब्री से कुछ देर इंतजार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस समय रोमियो की कार पहले से ही कंपनी के बाहर इंतजार कर रही थी। अध्याय 48। जैसे ही रोजमेरी कार में बैठी, रोमियो ने उसे बाहों में भर लिया और पूछा, तुम किसे मैसेज कर रही हो? उसने देखा कि रोजमेरी ऑफिस के सामने मैसेज का जवाब देते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या तुमने ही दादाजी को मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया था? रोजमेरी ने जवाब दिया। वह दिन भर मेरे फोन पर लगातार कॉल करता रहता है, रोमियो ने शिकायत की। वह बोलना बंद ही नहीं करता। जब वह हद से ज्यादा परेशान करने लगे तो बस उसे नजरअंदाज कर दो। रोजमेरी को ये बात काफी मजेदार लगी। क्या एक पोते को ऐसी बात कहनी चाहिए? रोज, क्या तुम अभी व्यस्त हो? मैंने सुना है कि आप काम कर रहे हैं। क्या आप जीवन का अनुभव प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके पास जेब खर्च की कमी है? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप दादाजी से पूछ सकते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए। मैं आपको कुछ पैसे भेज सकता हूं। रोमियो को ये देखकर बहुत हंसी आई कि उसके आमतौर पर गंभीर रहने वाले दादाजी अपने संदेशों में इमोजी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजना भी सीख लिया है। यह एक बड़ा बदलाव है। रोजमेरी अपनी सीट पर पीछे झुक गई और लापरवाही से बोली, मैं ठीक हूं, मैं बस जिंदगी का अनुभव करना चाहती हूं। गर्मी की छुट्टियां बहुत लंबी होती हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत है। अगर आप ऊब रहे हैं तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। मैं आपको पूरी दुनिया घुमा सकता हूं। या आप समरफील्ड में ही रहना चाहते हैं? समरफील्ड में देखने लायक कई जगहें हैं, मैं आपको घुमा सकता हूं। जैसे ही रोजमेरी जवाब देने वाली थी, रोमियो ने उसका फोन छीन लिया। उसने स्क्रीन पर टैप किया और उत्तेजित होकर बोला, दादाजी, आप हमारी मौज मस्ती में खलल डाल रहे हैं। फिलिप को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका पोता और रोजमेरी साथ थे। वह रोमांचित हो गया, जल्दी से अपना फोन रख दिया और उन पर नजर रखना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता अच्छे से आगे बढ़ रहा है। कल हम दादाजी को कितने बजे लेने जाएंगे? रोजमेरी ने पूछा। तुम तय करो। रोमियो ने उसका फोन लौटाते हुए धीरे से उसका हाथ सहलाया। मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूं। क्या हम दोपहर के भोजन के बाद चलें? उसे दोपहर में काम करना था और वह नहीं चाहती थी कि दादाजी को ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़े। जरूर। रोमियो ने धीरे से उसकी पतली उंगलियों को सहलाया। हर उंगली खूबसूरत थी और उसके नाखून भी करीने से कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की में कोई जादू था। एक बार जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। साफ सुथरे कपड़े पहने और ऊर्जा से भरपूर फिलिप रोजमेरी का इंतजार कर रहा था। बटलर फिर से अंदर आया और बेबसी से बोला, महोदय, दो सीईओ और उनके परिवार आपसे मिलने आए हैं। साथ ही दो धनी सज्जन अपनी बेटियों को भी लाए हैं। नहीं नहीं नहीं, फिलिप सिर्फ रोजमेरी से मिलना चाहता था, इन लोगों से नहीं। उनके इरादे स्पष्ट थे। क्या वे अपनी बेटियों या पोतियों की शादी मैक्मिलियन परिवार में कराने की कोशिश नहीं कर रहे थे? वह इस बात को कैसे नहीं समझ पाया। तो मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक मना करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा, ये कहते हुए कि आप अभी भी आराम कर रहे हैं। उन्हें बता दो, मैं आज किसी से नहीं मिल रही हूं, जब तक कि वह रोजमेरी न हो। फिलिप ने एक पल सोचा और फिर कहा, उन्हें दरवाजा बंद न करने दो, रोजमेरी का रास्ता मत रोको। ठीक है। हालांकि ब्रॉडी ने मौखिक रूप से सहमति दे दी, फिर भी उसने दरवाजे पर खड़े लोगों को विनम्रतापूर्वक वापस भेजने का बहाना ढूंढ लिया। दोपहर तक अस्पताल के कमरे के बाहर इंतजार कर रहे लोगों का समूह बारी बारी से बदलता रहा। सभी फिलिप से मिलने आए थे, चाहे वे परिचित हो या अजनबी। उन सभी ने लंबे डाइनिंग रूम को भर दिया। फिलिप इंतजार कर रहा था, लेकिन रोजमेरी नहीं आई और उसे भूख लग रही थी। महाराज, बटलर फिर से अंदर आया। फिलिप मैक्मिलियन तुरंत उत्साहित हो गया और उत्सुकता से पूछा, क्या रोजमेरी ने अरवेट किया है? वह कहाँ थी? वह उसे क्यों नहीं देख पा रहा था? उसने बाहर देखा तो उसे केवल कुछ अंगरक्षकों की पीठें ही दिखाई दी। वे एक दीवार की तरह खड़े थे और उनके बीच के अंतराल से वह बाहर इंतजार कर रही भीड़ को देख सकता था। फिलिप का मनोबल तुरंत गिर गया। ये कुछ छोटी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा।
उन्होंने सुना होगा कि आप लोग आराम कर रहे हैं, इसलिए वे आपको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। फिलिप इन लोगों से चिढ़ गया था। क्या रोमियो ने बताया कि वह कब आ रहा है? 12:30 बज चुके थे और वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। छोटे मालिक मैडम के साथ दोपहर का भोजन करने गए हैं। वे काम खत्म होने के बाद वापस आ जाएंगे। ब्रोडी ने देखा कि फिलिप ने अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन को छुआ तक नहीं था और वह सलाह देने से खुद को रोक नहीं पाया। महाराज, आप पहले कुछ खा लीजिएगा। स्वामी और महोदया को आने में थोड़ा समय लग सकता है। उन दोनों युवकों के आने का समय किसी को नहीं पता था। रोमियो तो मुझे छोड़कर खाना खाने चला गया। उपेक्षित महसूस करते हुए फिलिप ने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे यहाँ बिल्कुल अकेला छोड़ गया। बाहर ओल्गा अपनी 10 सेंटीमीटर ऊंची हील वाली सैंडल में इतनी देर तक खड़े रहने से दर्द महसूस कर रही थी। वह थकी हुई और भूखी थी और भावहीन अंगरक्षकों को मनाने की कोशिश कर रही थी। सज्जनों, हम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दोपहर के भोजन का समय हो गया है और महोदय के लिए तैयार किया गया भोजन ठंडा हो रहा है। क्या हम अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं? उसके बगल में खड़ी श्रीमती पेंटर ने उसके हाथ में मौजूद खाने के थैले पर व्यंग्य करते हुए कहा, क्या श्री फिलिप इस स्तर का दोपहर का भोजन करेंगे? इतना कहकर वह अंगरक्षकों की ओर मुड़ी और बोली, सज्जनों, क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? आपने पेंटर परिवार के बारे में तो सुना ही होगा। देखिए ये खाने के डिब्बे जो हम लाए हैं, कितने शानदार हैं। दरअसल श्रीमती पेंटर ने जिस रेस्तरां से खाना मंगवाया था उसकी प्रतिष्ठा ओल्गा द्वारा चुने गए रेस्तरां से कहीं अधिक थी। ये देखकर कि दूसरों का दोपहर का भोजन बेहतर था, ओल्गा ने अपने द्वारा तैयार किए गए कई लिफाफे निकाले और उन्हें गार्डों के हाथों में थमा दिया। यह आप लोगों के लिए है, हमें उम्मीद है कि आप हमें सर से मिलने देंगे, ओल्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अब मान सम्मान की कोई परवाह नहीं थी। जब भविष्य में हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी तो हम आपको नहीं भूलेंगे। ओल्गा को यह चाल चलते देख श्रीमती पेंटर ने तुरंत अपने बैग से कई बैंक कार्ड निकाल लिए। सज्जनों, कागज के लिफाफों में ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, लेकिन हमारे बैंक कार्ड अलग हैं। श्रीमती पेंटर, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? श्रीमती ओल्गा, मुझसे ज्यादा घुल मिलने की कोशिश मत कीजिए, शादी अभी पक्की नहीं हुई है। श्रीमती पेंटर, ये सगाई हमारे दोनों परिवारों के बुजुर्गों द्वारा तय की गई थी, क्या आप अब इससे पीछे हटने की योजना बना रही हैं? अगर मेरे परिवार के बड़े बुजुर्गों को पता चले कि आपकी सगी बेटी का पालन पोषण एक सफाईकर्मी ने किया है, तो मुझे यकीन है कि वे इस शादी का कड़ा विरोध करेंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, वे अंगरक्षकों के हाथों में चीजें ठूंसते जा रहे थे। उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंगरक्षक टस से मज नहीं हुए, उनके हाथों में ठूंसे हुए लिफाफे और बैंक कार्ड सब जमीन पर गिर पड़े। एटली ने खुद उन्हें उठाया और जबरदस्ती लिफाफों को अंगरक्षकों की जेबों में ठूंस दिया। सज्जनों, संकोच न करें। अंगरक्षकों में से एक ने देखा कि एटली ने एक हाथ में उपहार पकड़ रखे थे। अध्याय 49। अंगरक्षक सोच रहे थे, क्या एटली फिलिप को नीचा समझता था, या उसे लगता था कि ये सस्ते उपहार उस सज्जन का दिल जीतने के लिए काफी थे। इसलिए उन सभी ने एटली द्वारा दिए गए लिफाफे खींचकर जमीन पर फेंक दिए। इन लिफाफों में शायद कुछ $100 ही थे, जबकि वे लोग महीने में $10,000 कमाते थे। वे इतनी मामूली रकम के लिए अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं? श्रीमती पेंटर ने इस दृश्य को अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ देखा। ओल्गा ने देखा कि अंगरक्षकों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और अचानक उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो बेहद खूबसूरत थी। उसने झट से योलांडा को खींचा और कहा, योली, तुम जाकर उन लोगों से बात क्यों नहीं करती? मैडम, मुझे अनुमति दीजिए। ओल्गा के इरादों को जानते हुए ज़ैकरी योलांडा की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ा। योली अभी छोटी है, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं पेंटर परिवार के युवा मालिक को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? ओल्गा ने ज़ैकरी की ओर मुड़कर कहा, तुमने अभी अपनी माँ की बात सुनी ना? योली से तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है। तभी ब्रॉडी मरीज के कमरे से बाहर निकला। रास्ता दो। एक लड़की लिफ्ट से बाहर निकली और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी मनमोहक आंखें चमकीली और साफ थीं, उसका खूबसूरत चेहरा असाधारण था और वह एक शांत और संयमित आभा बिखेरती थी। उसे देखते ही ब्रॉडी तुरंत उसके पास गया और विनम्र, सम्मानजनक स्वर में उससे बोला, सुश्री रोज। उसने अपनी आवाज धीमी रखी क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे और सुश्री रोज की पहचान अभी भी गुप्त रखी गई थी। अगर यह बात फैल जाती तो उन्हें बहुत परेशानी हो सकती थी। रोजमेरी ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन करते हुए कहा, दादाजी ब्रॉडी।
ब्रोडी के दिल में उमड़ रही गर्मजोशी साफ महसूस हो रही थी। मिस रोज का बात करने का तरीका बेहद आत्मीय लग रहा था। बाकी सब लोग उसे ब्रोडी ही बुलाते थे, लेकिन जिस तरह से वह उसे बुलाती थी वह बहुत प्यारा था। वह आपका इंतजार कर रहा है, कृपया इधर आइए। ब्रोडी को रोजमेरी के साथ इतना सम्मानजनक व्यवहार करते देख हैरिस परिवार, पेंटर परिवार और कुछ अन्य लोग जो उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने आए थे, सभी अचंभित रह गए। एटली ने अपनी आंखें मल ली, उसे अपने सामने का दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। ओल्गा इतनी हैरान थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसका मुंह खुला रह गया था। योलांडा भी स्तब्ध रह गई। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रोजमेरी को सबके सामने ब्रॉडी द्वारा मरीज के कमरे में ले जाया जा रहा था। वह कमरा उनके लिए किसी पवित्र तीर्थस्थल जैसा था। उस समय रोजमेरी अपने फोन पर किसी चीज का जवाब दे रही थी और अपने आसपास की हलचल भरी भीड़ से पूरी तरह बेखबर थी। भीड़ में मौजूद लोग ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे और साथ ही यह सोच रहे थे कि वह कौन है। वह भली भांति ब्रॉडी से ऐसा व्यवहार स्वीकार करने वाली थी। श्रीमती पेंटर को भी यह उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर घमंडी रहने वाला ब्रॉडी उस लड़की के प्रति इतना सम्मानजनक और विनम्र व्यवहार करेगा। ज़ैकरी ने कई तरह की भावनाओं का मिश्रण दिखाया जो पूरी तरह से उलझी हुई थी। ऐसी क्या बात थी जिसने रोजमेरी को ब्रॉडी द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किए जाने के योग्य बनाया। वह उस कमरे में जा भी सकती थी। फिलिप को बाकी सब लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वह ब्रॉडी के पीछे पीछे आराम से अंदर आ गई। रोजमेरी। ओल्गा खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाए। रोजमेरी ने आवाज सुनी, एक पल के लिए ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर आज्ञाकारी होकर ब्रॉडी के पीछे चल दी। बाकी लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं था और जब उन्होंने देखा कि वे इस लड़की को जानते हैं तो वे हैरिस परिवार की ओर मुड़ गए। हैरिस परिवार खुद को श्रेष्ठ समझता था, लेकिन उन्हें यह भी आश्चर्य होता था कि रोजमेरी अंदर कैसे आ गई। वह फिलिप जैसे किसी व्यक्ति को कैसे जान पाएगी। दादाजी। जैसे ही रोजमेरी वार्ड में दाखिल हुई, उसने विनम्रतापूर्वक उसका अभिवादन किया। रोज, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिलिप ने उसे बैठने के लिए कहते हुए हैरानी से पूछा, तुम अकेले क्यों आए हो? रोमियो कहाँ है? उन्हें किसी काम से कंपनी में वापस जाना पड़ा। ये आदमी। फिलिप मन ही मन गुस्से से भर गया। कहने की जरूरत नहीं, ये आदमी रोज से ऊब गया होगा। कुछ ही दिनों में उसे छोड़कर चला गया। रोज जैसी खूबसूरत और हुनरमंद लड़की उसे कहाँ मिलेगी? उन्हें लगा कि उनकी शादी लगभग तय हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ब्रोडी, रोमियो को बुलाओ। फिलिप ने गुस्से से कहा, इस आदमी की आंखों में सिर्फ काम ही काम है। उसके सामने इतनी खूबसूरत लड़की थी और फिर भी वह दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहा था। दरअसल रोमियो का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अगर उसने काम खत्म नहीं किया तो वह आज रात उसके साथ खाना नहीं खा पाएगा। उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए उसे अपने दादाजी को अस्पताल से लेने जाना छोड़ना पड़ा। लेकिन दादाजी को ये बात पता नहीं थी। उन्हें लगता था कि रोमियो रोज को पसंद नहीं करता, उससे ऊब गया है और जानबूझकर उसके साथ ठंडा व्यवहार करता है। कोई बात नहीं, उसे व्यस्त रहने दो। आसपास कोई चिपचिपाहट वाला लड़का न होने से रोजमेरी को बहुत सुकून महसूस हुआ। लेकिन फिलिप के लिए वह रोमियो का बचाव कर रही थी। वह बहुत ही गुणी थी। रोमियो ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है, इसलिए वह शांत और गंभीर रहता है। मैं तुम्हें उसके अतीत के बारे में बताने के लिए समय निकालता हूँ। रोजमेरी को रोमियो के अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। वार्ड के बाहर योलांडा ने पाया कि जब से रोजमेरी अंदर गई थी, ज़ैकरी की निगाहें उसी वार्ड पर टिकी हुई थीं। उसने स्वीकार किया कि रोजमेरी आज सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे और उसके बाल लापरवाही से बंधे हुए थे, फिर भी उसकी उत्कृष्ट विशेषताएं और उसके भीतर से निकलने वाली शीतलता का भाव वास्तव में ध्यान खींचने वाला था। सभी को रोजमेरी की ओर ध्यान देते देख वह अपने होंठ काटने से खुद को रोक नहीं पाए और फुसफुसाते हुए बोली, मेरी बहन की निजी जिंदगी वाकई बहुत पेचीदा है। तुमने क्या कहा? ओल्गा को लगा कि उसे कुछ अंदर की बात पता है और उसने बेताबी से पूछा। ओल्गा ही नहीं, इटली और पेंटर परिवार भी उसकी बातों से आकर्षित हुए। सभी उसकी ओर देख रहे थे। योलांडा को मानो अपने अस्तित्व का अर्थ मिल गया था और उसने धीरे से कहा, ज़ैकरी और मैंने थोड़ी देर पहले मेरी बहन को एक बुजुर्ग व्यक्ति को होटल में ले जाते हुए देखा। वह व्यक्ति काफी बुरा लग रहा था और उसे चलने फिरने में कुछ दिक्कत हो रही थी। होटल में उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रहने के बाद मेरी बहन एक दूसरे व्यक्ति के साथ जाने के लिए एक लग्जरी कार में बैठ गई।
अब जब सिस को उस वार्ड में जाने की इजाजत मिल गई है, तो क्या फिलिप के साथ उसका कोई संदिग्ध रिश्ता है, या वह किसी अमीर आदमी के साथ छुपी हुई है और फिलिप की रखेल बनकर उससे मिलने जाती है। दोनों ही बातें शर्मनाक हैं। सिस बहुत अच्छी थी, लेकिन समरफील्ड में रहने के लिए उसने बहुत सारी गलतियां की। ये कहते ही योलांडा ने एक बनावटी आह भरी और उसका चेहरा बनावटी उदासी से भरा हुआ था। ओल्गा अविश्वास से सुन रही थी, क्या उसकी निजी जिंदगी वाकई इतनी जटिल है? अगर वह रखेल के तौर पर मिलने आ रही है, तो क्या इससे फिलिप के ठीक होने में बाधा नहीं आएगी? रोजमेरी का असली परिवार काफी अमीर लगता है। मुझे शक है कि वह ऐसा कुछ करेगी। जैकरी की टिप्पणी सुनकर योलांडा हैरान रह गई। जैकरी, क्या तुम बहन का बचाव कर रहे हो? अगर उसका असली परिवार वाकई अमीर है, तो उसका परिवार उसे होटलों में बुरे आदमियों की सेवा करने की इजाजत क्यों देगा? तुमने भी देखा था, वह उस बुरे आदमी के साथ अंतरंग थी, जैसे प्रेमी हो। जैकरी को तुरंत रोजमेरी द्वारा बुरे आदमी का हाथ पकड़े जाने की याद आ गई, और उसे लगा कि उसकी नकल की जा रही है। योलांडा ने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का मौका लिया, अगर बहन का असली परिवार वाकई में इतना अमीर है कि आसानी से अरबों रुपये निकाल सकता है, तो उसके माता पिता कम से कम प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति होंगे। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा होना मुश्किल है। उस दिन वह ब्रिटिश लग्जरी कार किसी बुरे आदमी की हो सकती थी, और वह नौकरानी झूठ बोल रही हो सकती है। अगर उसका असली परिवार वाकई अमीर है, तो वह अस्पताल में उस बूढ़ी औरत के जागने का इंतजार क्यों कर रही होगी? वह तो वहां कई बार जा चुकी है। ओल्गा ने मन ही मन सोचा, वह बुढ़िया के जागने का इंतजार कर रही होगी, ताकि वह हैरिस परिवार के साथ रह सके। उस स्थिति में रोजमेरी के माता पिता वास्तव में अमीर नहीं थे। तभी कुछ अंगरक्षकों को खबर मिली और उन्होंने लोगों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। फिलिप आज किसी से मिलने नहीं जा रहा है। कृपया सभी लोग यहां से चले जाएं, इधर उधर खड़े न रहें, आप हवा को रोक रहे हैं। लेकिन वो लड़की तो अभी अंदर गई है। योलांडा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सर, अंदर उस लड़की और फिलिप के बीच क्या रिश्ता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसके मासूम होने का नाटक करते देख अंगरक्षकों को तुरंत घृणा हुई। वे कई वर्षों से मैक्मिलियन परिवार के लिए काम कर रहे थे और उसके जैसी कई महिलाओं को देख चुके थे। अंगरक्षकों की कोई प्रतिक्रिया न देखकर योलांडा असहज महसूस कर रही थी। चूंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे, इसलिए उसके पास स्थिति को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सर, सच कहूं तो वह लड़की मेरी बहन है। खैर, चूंकि वह तुम्हारी बहन है, तो उससे खुद पूछ लो, अंगरक्षक ने जवाब दिया। ओल्गा ने योलांडा को पीछे खींच लिया। वह नहीं चाहती थी कि योलांडा और अधिक शर्मिंदा हो। हालांकि श्रीमती पेंटर उस लड़की के शर्मनाक व्यवहार से काफी डिस्गस्टेड थी। कई लोग चले गए, फिर भी बहुत से लोग फिलिप के बाहर आने का इंतजार करते हुए वहीं रुके रहे। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाजा खुल गया। रोजमेरी ने फिलिप का समर्थन करते हुए सामने आकर सबको चौंका दिया। फिलिप काफी खुशमिजाज दिख रहा था और लड़की से खुशी खुशी बातें कर रहा था। लड़की भी सहमति से सिर हिला रही थी। माहौल गर्मजोशी भरा और सौहार्दपूर्ण था, मानो कोई परिवार हो। कुछ छोटी कंपनियों के अधिकारी अवाक रह गए, फिर जल्दी से फिलिप की ओर दौड़े। लेकिन उन सभी को अंगरक्षकों ने रोक दिया। फिलिप, क्या तुम्हें छुट्टी मिल रही है? क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? मुझे बस 1 मिनट चाहिए। फिलिप, फिलिप। फिलिप ने अपने पीछे के शोर को नजरअंदाज करते हुए अपने बगल में बैठी लड़की से बातें करते और हंसते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ब्रॉडी सामान लेकर उनके पीछे पीछे चल रहा था, बिल्कुल एक आज्ञाकारी नौकर की तरह। सिस और फिलिप के बीच का रिश्ता अधिक जटिल प्रतीत होता है। अध्याय 50। योलांडा ईर्ष्या से लाल हो गई। उसने ताना मारते हुए कहा, वे इतने लंबे समय से अंदर हैं, कौन जाने क्या कर रहे हैं। वे कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हैं, है ना? योली, ओल्गा बात समझ गई। फिलिप का अंगरक्षक आगे था। अगर उसने ये सब सुन लिया तो हैरिस परिवार के लिए और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। योलांडा ने अपना निचला होंठ दबाया और उदास नजर से उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देखती रही। कितना अच्छा होता अगर वह फिलिप के साथ होती। लगभग 15 मिनट बाद गाड़ी एक शांत और सुंदर विला के सामने आकर रुक गई। ये फिलिप का निवास स्थान था, जो हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इस विला में यूरोपीय शैली का डिजाइन था, जिसमें रोमन स्तंभ और फ्रेंच दरवाजों जैसे क्लासिक तत्व शामिल थे। साथ ही परिष्कृत सफेद बाहरी रंग से इसे और भी भव्य बनाया गया था, जिससे विलासिता का माहौल झलक रहा था। रोज, हम घर आ गए, फिलिप ने खुशी से कहा। चलो आंगन में बैठते हैं। कॉफी तैयार है, दोपहर की चाय कैसी रहेगी? मैं अभी बना देता हूँ।
कोई जरूरत नहीं दादाजी, रोजमेरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, मुझे अभी काम करना है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। फिलिप का उत्साह फीका पड़ गया, तुम जा रहे हो? सुश्री रोज, आप तो पहले से ही दरवाजे पर हैं, क्यों ना आज छुट्टी ले लें? ब्रॉडी भी उनसे प्रभावित हो गया और उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए, कॉफी और खाना खा लीजिए। मुझे ऑफिस में कुछ काम निपटाने हैं, रोजमेरी ने धीरे से जवाब दिया, शायद अगली बार। तुम्हारा काम कब खत्म होता है? मैं रोमियो को तुम्हें लेने भेज दूंगा। फिलिप हिचकिचा रहा था, लेकिन वह उसके काम में दखल नहीं देना चाहता था। आज रात मेरे साथ खाना खाओ, हम बातें कर सकते हैं। फिलिप पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसे मिस रोज से जांच करवानी होगी, ब्रॉडी ने कहना शुरू किया, फिर जल्दी से फिलिप को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। ओह मेरा दिल। फिलिप तुरंत अभिनय करने लगा, रोज, क्या तुम आज रात फिर से मेरा हालचाल पूछ सकती हो? मुझे यहाँ थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। रोजमेरी ने उसके अतिरंजित और घटिया अभिनय को भांप लिया, लेकिन उसने उसे बेनकाब न करने का फैसला किया। वह बस मुस्कुराए। ठीक है, शानदार। आपको क्या खाना पसंद है? मैं रसोई से बनवा देता हूँ, फिलिप ने कहा, फिर यह महसूस करते हुए कि वह कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहा है। उसने खांसी का नाटक किया, उसकी आवाज कमजोर थी। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं खा सकते? मैं कुछ भी खा सकती हूँ। रोजमेरी की आंखें चमक उठी और उसने कहा, ज्यादा खाना मत बनाना। ठीक है। फिलिप बच्चे की तरह खुश था, मैं तुम्हें पहले ऑफिस भेज देता हूँ। काम के बाद रोमियो को लेकर आ जाना। ठीक है। रोजमेरी के जाते ही फिलिप तुरंत उत्साहित हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तो मैंने अभी कैसा प्रदर्शन किया? ब्रोडी ने अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही हो गया। सचमुच? फिलिप ने उस दिशा में टकटकी लगाई जिधर से कार जा रही थी। मैं अगली बार अपने अभिनय पर अधिक ध्यान दूंगा। अंदर पहुंचते ही उसने दृढ़ निश्चय के साथ रोमियो को फोन किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मामला कितना जरूरी है, आपको आज शाम काम के बाद रोज को ले आना होगा और रात के खाने के लिए यहाँ आना होगा। ठीक है। अप्रत्याशित रूप से दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने बिना एक पल भी हिचकिचाए तुरंत सहमति दे दी। फिलिप असमंजस में था, उसने इतनी जल्दी सहमति क्यों दे दी? क्या उसने गलत सुना था? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, रोज के साथ कुछ भी अनुचित मत करना। उसका काम 5 बजे खत्म होता है। दूसरी तरफ से रोमियो की गहरी आवाज आई, हम 6 बजे से पहले वहां पहुंच जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे 6 बजे से पहले रात का खाना तैयार रखना था। फिलिप एक बार फिर असमंजस में पड़ गया। फिलिप अपना सिर खुजलाने लगा। क्या उसने सही सुना? क्या उस शरारती बच्चे ने सचमुच ऐसा कहा था? जहां तक मिठाई की बात है, रोमियो, जो रोजमेरी के स्वाद को भली भांति जानता था, ने विस्तार से बताया। उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। शायद आप इसके बजाय स्ट्रॉबेरी से कुछ बना सकते हैं। फोन रखने के बाद भी फिलिप असमंजस में था। उसका पोता अचानक एक रहस्य में लिपटा हुआ पहेली जैसा बन गया था। फिलिप की दुविधा को गलत समझते हुए ब्रोडी ने बीच में आकर मदद करने का फैसला किया। फिलिप, मैंने देखा है कि युवा मालिक और श्रीमती रोज का रिश्ता कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। क्या हमें आज रात उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया विचार है? फिलिप उत्सुकता से सुनने को तैयार था। ब्रोडी ने अपनी योजना बताई। फिलिप को संतुष्ट मुस्कान देते देख वह हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, मैंने कमरा पहले से तैयार कर लिया है। इसी बीच रोजमेरी कंपनी की इमारत की 20वीं मंजिल तक लिफ्ट से गई और उसने दूर से ही अपने सहायक डीन को कार्यालय के दरवाजे पर उसका इंतजार करते हुए देखा। सुश्री रोज। उसे देखते ही डीन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, आखिरकार तुम आ ही गई। मिस्टर ऑस्कर तुम्हें ही बुला रहे थे। रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जाहिर तौर पर वह इस नाम से अपरिचित थी। वह मुख्यालय से भेजा गया बड़ा अधिकारी है। आपके कंपनी में शामिल होने से पहले वही सबसे बड़ा अधिकारी था। तो फिर मैंने उन्हें पिछली बैठकों में क्यों नहीं देखा? ओह, डीन हिचकिचाते हुए बोला और अंत में धीरे से बोला, वह शायद ही कभी ऑफिस में होता है, बाहरी बैठकों में व्यस्त है। बिल्कुल नहीं। रोजमेरी को बात समझ आ गई, उसे कहो कि वह इधर आ जाए। हाँ, डीन उसे लाने ही वाला था। रोजमेरी उत्सुकता से बोली, उपराष्ट्रपति को व्यक्तिगत निमंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर मैं उसे सिर्फ एक कॉल कर दूं या मैसेज भेज दूं तो वह भड़क उठेगा। सच में? तो मैं देखना चाहूंगा कि वह कैसे नखरे दिखाता है। कुछ समय बाद 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति प्रकट हुआ।
वह थोड़ा गोल मटोल था, उसका चेहरा गोल था, और जैसे ही वह ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, उसने डीन से बड़बड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया, तो नया बॉस आ गया और पुराना वाला गायब हो गया। मिस्टर ऑस्कर, यह महज एक अस्थायी स्थिति थी। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं कर सका, डीन ने उत्तर दिया। ये नया मैनेजर तो आसमान से उतर आया है, कौन जाने कब तक टिकेगा। और तुम इतनी जल्दी अपनी धौंस जमाना सीख रहे हो? बिल्कुल नहीं, डीन ने आदरपूर्वक कहा। श्रीमान ऑस्कर, कृपया अंदर आइए। सुश्री रोज पहले से ही अंदर हैं। ऑस्कर ने उसे ठंडी नजर से देखा और अकड़ते हुए दफ्तर में प्रवेश कर गया। दफ्तर की कुर्सी पर बैठी युवती उसे उत्सुकता से देख रही थी। वह काफी आकर्षक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे नीचा दिखा रही है। मैंने सुना है कि एक नया मैनेजर आने वाला है, लेकिन आपको इतना युवा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ऑस्कर ने उससे पहले ही बात कह दी, जहां तक मुझे पता है आपको मुख्यालय से भेजा गया था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने आपको वहां काम करते समय कभी देखा हो। श्री ऑस्कर, मुख्यालय में 5000 से अधिक कर्मचारी हैं। क्या आप उन सभी से मिल चुके हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे बस लगा कि आप जैसी युवा और आकर्षक लड़की को इस स्थिति में देखना मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुख्यालय में आपको किसने भेजा है? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।